एक्सपर्ट सुनील गर्ग और टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और आप लोग करेंगे आज उन सभी लोगों की हेल्प जो लोग नए साल पर अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं और उसका एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो अभी से बनाना चाहते हैं। तो सुनील जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। एलटीसीजी और एसटीसीजी, ये टैक्स से आप किस तरीके से अपने टैक्सेस बचा सकते हैं, आप कैसे इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये टैक्सेस होते क्या हैं, लगते कहाँ कहाँ हैं, इन तमाम क्लैरिटी को आज हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि क्या टैक्स फ्री कमाई म्यूचुअल फंड के द्वारा या फिर शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां से हो सकती है क्या? बड़ा अच्छा सवाल है स्मिता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शेयर मार्केट से भी टैक्स फ्री कमाई होती है। आम आदमी को नहीं पता। और कमाई कितनी होती है? हर साल 1,25,000 रुपए आप टैक्स फ्री कमाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक बात कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेना चाहिए लिस्टेड इक्विटी से, लिस्टेड म्यूचुअल फंड से या लिस्टेड यूनिट से। और लॉन्ग टर्म कितने कब हो जाता है? केवल 12 महीने के बाद में। यानी आप इस तरह से प्लान करो कि 12 महीने होते ही आपको जो 1.25 लाख का प्रॉफिट है वो तो आप बुक कर ही लीजिए, चाहे आप बुक करके दोबारा परचेज कर लीजिए उनको। यानी हर साल 1,25,000 रुपए की टैक्स फ्री कमाई शेयर मार्केट से होती है, लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड म्यूचुअल फंड और लिस्टेड यूनिट से। तो आप उसको बेचिए, 18,000 रुपए टैक्स बचाइए और दोबारा री इन्वेस्ट कर लीजिए। तो एक तो तरीका ये बड़ा अच्छा है टैक्स फ्री कमाई का। और दूसरा, आपको पता होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में, जब 2024 का सेकंड बजट आया था इलेक्शन के बाद में, तो बल्ले बल्ले कर दिया था। बल्ले बल्ले क्या किया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसका रेट घटाकर 20 से 12.5 कर दिया था। पर लिस्टेड वालों को थोड़ा सा नुकसान था कि पहले 10 था, उसका 12.5 हो गया, इंडेक्सेशन खत्म कर दिया था। एसटीजीसी को भी 15 से उठा के 20 कर दिया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हमेशा इन्वेस्टर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में काम कर रहा हूं या लिस्टेड इक्विटी में काम कर रहा हूं तो होल्डिंग का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि मेरी होल्डिंग कब 12 महीने पूरी हो रही है। क्योंकि अगर 12 महीने से एक दिन पहले भी आपने बेच दिया तो टैक्स का रेट 12.5 से बढ़ के सीधा 20% हो जाता है। और आपको एक बात और पता होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट करने से भी आप 54F में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये दो तीन टिप्स हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे और भी आपसे इन टिप्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लेकिन रुचिका जी, मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में मुझे प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है, तो क्या अगर प्रॉफिट मुझे आगे होता है तो उससे लॉस एडजस्ट हो जाता है? बिल्कुल स्मिता, अगर आपको लॉस भी हुआ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस हम दो पार्ट्स में देखेंगे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो सकता है और शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट हो सकता है और 8 साल तक हो सकता है, प्रोवाइडेड हम रिटर्न्स जो है विद इन द टाइम फ्रेम फाइल करें। एक चीज, दूसरी चीज, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म का लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होता है। बट बड़ी अच्छी चीज ये है कि इनकम टैक्स जो एक्ट आया था हमारा 2025 में, उसके अंदर सरकार ने एक बेनिफिट दिया था एसएससीज को कि अगर आपको 31 मार्च 26 तक कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 26-27 के अंदर भी, और 26-27 के उससे शॉर्ट टर्म से एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो एक ये बेनिफिट सरकार ने दिया, बट ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उस लॉन्ग टर्म लॉस तक का है जो 31 मार्च 2026 तक का, जो आपने बुक किया। बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि टर्म है जिससे आप अपने लॉस को भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं। अब एक बात बताइए सुनील जी, बहुत सारे लोगों ने लॉस हार्वेस्टिंग सुना है और ये काफी सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन बड़े लोग समझ भी नहीं पाते कि बेसिकली होता क्या है, ये किस तरीके की हार्वेस्टिंग है जो लॉस हार्वेस्टिंग कही जाती है। तो आप जरा बताइए बिल्कुल सिंपल भाषा में, होती क्या है ये लॉस हार्वेस्टिंग? देखिए स्मिता, ये बड़ा स्मार्ट टैक्स प्लानिंग टूल है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो जितना स्मार्ट टैक्स प्लानिंग टूल होगा उतना ही उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि टैक्स लॉज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो लॉस हार्वेस्टिंग, अभी जैसे रुचिका जी बता रही थी कि लॉस भी आपकी असेट में कन्वर्ट हो सकता है, लॉस भी आपके टैक्स आउटफ्लो को कम कर सकता है। अच्छा, आप जानबूझ के भी लॉस हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जैसे ईयर एंड, आपने कहा ना ईयर एंड टैक्स प्लानिंग हमारी चल रही है,
अगर आपने इस साल में मान लीजिए शेयर प्रॉफिट में शेयर मार्केट में पैसा कमाया किसी भी स्क्रिप्ट में, और आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है, और अच्छी बात क्या है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाए किसी तरीके से तो मुझे दोनों से एडजस्टमेंट मिलती है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट करता हूं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट करता हूं। तो लोग करते क्या है कि आप अपने ईयर एंड में प्लानिंग कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च में जिन शेयर्स में आपको लगता है कि मुझे लॉस है, जिन म्यूचुअल फंड में मुझे लगता है कि लॉस हो चुका है, मैंने बुक नहीं किया उसको, आप उसको बुक कर लीजिए और आप बुक करके उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी आपकी होल्डिंग की होल्डिंग रह गई और आपने लॉस को बुक कर लिया। जैसे ही आप शॉर्ट टर्म लॉस भी बुक करेंगे, बड़े मजे की बात है, बड़ी अच्छी बात है ये कि आप अपने सारे प्रॉफिट्स को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, यानी 12.5% जो टैक्स लगने वाले हैं या 20% टैक्स लगने वाले हैं, उसको अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से आप एडजस्ट कर लीजिए। यानी आपने क्या किया, अपने अपने लॉस को हार्वेस्ट किया, आपने अपने लॉस को क्रिएट कर लिया और लॉस करके अपने अपना टैक्स बचा लिया। एक तरीका तो ये है। और दूसरी बात, अच्छी बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपका लॉस हो गया 31 मतलब मार्च 26 में आपने लॉस बुक कर लिया और आपका वो एडजस्ट नहीं हुआ किसी कारण से भी, तो फिर क्या कर सकते हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जैसे रुचिका ने बताया था कि अगले 2 साल तक तो आपको बेनिफिट दे दिया कि आप उसको कैसे भी एडजस्ट कर लीजिए। तो इसको आम भाषा में लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। बहुत स्मार्ट टैक्स प्लानिंग टूल है और जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको तो ये इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि टैक्स प्लानिंग अगर विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ लॉ, यानी अगर इनकम टैक्स के अंतर्गत आप करते हैं, सरकार आपसे कभी कुछ नहीं कहती है, आपको टैक्स इवेजन नहीं करना है, टैक्स अवॉइडेंस नहीं करना है, तो अपने टैक्स एक्सपर्ट की सलाह से आपको इसका इस्तेमाल करना है, बिना सलाह के इस्तेमाल नहीं करना है। इतनी सी केवल सावधानी बरतनी है। बिल्कुल। और मुझे याद है ये बात आप हमेशा ही कहते हैं शो पर कि सरकार आपको बहुत सारे तरीके देती है जिससे कि आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। उनमें से एक तरीका जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी रुचिका, कि घर खरीदार अपना टैक्स बचा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपने अपना मकान बेचा है तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी। जब जो भी मकान बेच रहा है, अब उसको मैं 2 कैटेगरीज में डिफाइन करती हूँ, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट, क्योंकि बहुत सारे नॉन रेजिडेंट ऐसे हैं जिनकी इंडिया में प्रॉपर्टी है और वो बेचना चाहते हैं या फिर बेच रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान रखना है। अगर आप रेजिडेंट है, पहले रेजिडेंट को लेते हैं हम, अगर आप रेजिडेंट है और अपना मकान बेच रहे हैं, आपको जो भी कैपिटल गेन्स हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है तो आपका स्लैब रेट में ऐड हो जाएगा, लॉन्ग टर्म है तो आपको 12.5% जो है वो टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन आपको 20% टैक्स लगेगा। बट अगर आप सेक्शन 54 में एक मकान ले लेते हैं 1 साल पहले या 2 साल के बाद बेचने के, या फिर 3 साल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आपके कैपिटल गेन्स माफ हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जो मकान खरीद रहे हैं उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके कैपिटल गेन से ज्यादा होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा होनी चाहिए, एक चीज। या फिर आप 54F के अंदर भी बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज, अब बारी आती है नॉन रेजिडेंट्स की। अगर नॉन रेजिडेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, उनको 12.5% टैक्स देना है फ्लैट अपने विदाउट इंडेक्सेशन, एक चीज। दूसरी चीज, उनका जो TDS भी है वो 12.5% प्लस एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज कटेगा। तो इस केस के अंदर नॉन रेजिडेंट ऐसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि वो LDC ले लें, दैट इज लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लें सरकार से, बेस्ड ऑन द कैपिटल गेन, कि उनका कैपिटल गेन कितना है किसी प्रोफेशनल के थ्रू, तो जिससे उनका जो TDS है वो कम कटेगा बेचने के टाइम पे। तो ये नॉन रेजिडेंट्स को खासकर ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करके नहीं बल्कि घर खरीद कर भी आप टैक्सेस बचा सकते हैं, बस आपको तरीके पता होने चाहिए। और जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में ही कहा कि उसमें आपकी मदद आज हम करेंगे। अब थोड़ा सा जो कंफ्यूजन सुनील सर हर किसी को रहता है लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स को लेकर, मुझे एक बात बताइएगा, क्या लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर को आपने शुरू में भी थोड़ी बहुत इस पर रोशनी डाली थी, इनका STCG और LTCG दोनों अलग अलग काउंट होता है और अलग अलग तरीके से ये लगता है दोनों ही शेयरों पर? बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है जी, टैक्सिंग सिस्टम भी अलग है, होल्डिंग पीरियड भी अलग है। देखिए, अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड म्यूचुअल फंड और लिस्टेड यूनिट्स, अगर आप इनको बेचते हैं तो फिर टैक्स का रेट है 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल का रेट है 20%, जैसे हमने बताया था। अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर और लिस्टेड शेयर में सबसे पहला फर्क तो आता है होल्डिंग पीरियड को लेके। अगर आप लिस्टेड है तो 12 महीने में आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगर
अनलिस्टेड शेयर्स है तो 12 महीने में लॉन्ग टर्म नहीं होता है जी, वो 24 महीने में जाके लॉन्ग टर्म होता है। तो पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, इसको गांठ बांध लेनी चाहिए। और आपको एक बात और पता होगा कि जो अभी रुचिका जी बता रहे थे 54 या 54 की रिडक्शन, वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए मिलती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं और उसको री इन्वेस्ट करते हैं हाउसिंग में या रेजिडेंशियल फ्लैट में, और वो डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। बाद में जब असेसमेंट होती है तो पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है। एक बात तो ये तो होल्डिंग पीरियड का फर्क है। दूसरा, टैक्स रेट के फर्क में बताता हूं आपको। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे लिस्टेड पर हो चाहे अनलिस्टेड पर हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, टैक्स का रेट 12.5% ही होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फर्क पड़ जाता है। अगर लिस्टेड है तो आपको 20% टैक्स देना है, अनलिस्टेड है तो आपको स्लैब रेट पे, वो 20 आए 30 आए जो भी आपका स्लैब रेट है उस पर टैक्स देना है। एक बात और याद रखनी है जो अक्सर मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आपने लिस्टेड शेयर को भी ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन कर दी, यानी आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे नहीं किया, एसटीटी पे नहीं किया है, शेयर्स लिस्टेड है, फिर भी उनको अनलिस्टेड ट्रीट किया जाता है। तो इस बात का भी याद रखना है कि आपको जो 12.5% का जो बेनिफिट है और जो मैंने बताया 20% का, और जो 1,25,000 रुपए का बेनिफिट भी है, वो लिस्टेड शेयर पे तभी मिलेगा जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उनको सेल करते हैं और एसटीटी पे करते हैं। तो इन बातों का आपको याद रखना है। बिल्कुल। और रुचिका जी, मुझे एक बात बताइए, 2026 से पहले अब तो बस एक ही दो दिन बचे हैं 2026 में एंटर होने में। ऐसे में आपने इस पूरे 2025 के दौरान सबसे ज्यादा टैक्स को लेकर करती हुई गलतियां कौन सी देखी हैं, जो लोग सबसे ज्यादा करते हुए आपको दिखाई दिए हैं? देखिए, एक चीज है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करते हैं क्योंकि हम अभी कैपिटल गेन्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आपने कैपिटल गेन, किसी भी एसएससी ने अगर कैपिटल गेन अर्न किया है, वो एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं। तो इस चीज को एक बहुत अच्छे से सबको ध्यान रखना है। जिस क्वार्टर में आपका कैपिटल गेन हुआ है, चाहे लॉन्ग टर्म हुआ है चाहे शॉर्ट टर्म हुआ है, आपको एडवांस टैक्स जरूर पे करना है उसका। उस क्वार्टर से एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होगी। 1 अप्रैल से नहीं स्टार्ट होती है एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स के केस में। तो अगर मान लीजिए आपको 10 दिसंबर को कैपिटल गेन्स हुए हैं, तो आपको 15 दिसंबर तक उसका एडवांस टैक्स जो है वो जमा कराना है। एक चीज जो नॉर्मली लोग गलती करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इस बार सरकार ने बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि सिर्फ दो ही उन्होंने स्लैब रखे हैं, या 1 साल या 2 साल। तो वो बाइफिकेशन अब आसान हो गई है कंपैरेटिवली। बट जब हम एसटीटी की बात करते हैं, लिस्टेड शेयर में अगर आपने एसटीटी नहीं पे किया है, तो उस केस के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट दैट इज 12.5% और 20% वाला नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट लगेगा, और लॉन्ग टर्म के अंदर तो खैर 12.5 ही है हमारा। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो अक्सर लोग गलती करते ही करते हैं इसके अंदर। और एक चीज और है, जब हम एफएनओस की बात करते हैं, लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो एफएनओस की जो इनकम है वो आपकी बिजनेस इनकम है। लोग अक्सर उसको कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर लेते हैं, बट वो आपकी बिजनेस इनकम है, और बिजनेस इनकम की तरह ही हम उसको ट्रीट करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हाँ, एफएनओ की इनकम को कई बार लोग यही सोचते हैं कि ये भी कैपिटल गेन में ही आता है। और कैपिटल गेन में और क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ आपको छूट इसमें और मिल सकती है, इन तमाम बातों पर और आगे भी करेंगे चर्चा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बोनस शेयर मिलते हैं तो आपको क्या लगता है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है या नहीं लगता है, ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 2026 में कैसे बनना है आपको स्मार्ट टैक्स पेयर, इसी की हम यहाँ पर फिलहाल दे रहे हैं जानकारी। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, सुनील गर्ग और रुचिका भगत, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे हो सकता है टैक्स का प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट से। सुनील जी, इस शो के दौरान जो दर्शक हमें देख रहे होते हैं वो कई बार हमें ईमेल करते हैं, हालांकि बाद में भी करते हैं, लेकिन शो के दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग ईमेल इस वक्त नितिन का आया है हमारे पास। वो ये कह रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका टोटल 10 लाख का प्रॉफिट इस साल उनको हुआ है, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। वो फ्यूचर में काम करते हैं और उन्होंने कहा हमारा दूसरा बिजनेस भी है और दोनों ही बिजनेस को मिला दो तो इस साल उनको 10 से 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब ये वो जानना चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को वो कैसे बचा सकते हैं। ये शेयर मार्केट में 3 तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम बात करते हैं लिस्टेड इक्विटी, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स की, तो वो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गेन होता है। जब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की, वो हमेशा बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस लॉस माना गया है। और जब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव माना गया है उसको, तो तीनों के टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन से प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात यह है कि उसके लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस के दूसरे हेड में कोई लॉस है मान लीजिए आपके पास में, उससे भी एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, फ्यूचर ऑप्शन में आपको सरकार खर्चे भी देती है, जो आप एसटीटी पे करते हैं, आपने कुछ और एक्सपेंडिचर किए हैं, कोई कमीशन रुपीज भी है, वो भी आपको छूट मिल जाती है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि अगर फ्यूचर ऑप्शन में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है, आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अक्सर हमने देखा है लोग कर रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रांजेक्शन, करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका अकाउंट नहीं रखते हैं, उसका ऑडिट नहीं करवाते हैं और बाद में उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो फ्यूचर ऑप्शन इज प्योरली बिजनेस। इवन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज भी हैं तो फिर आप मान लीजिए फ्यूचर ऑप्शन में आपने एक भी ट्रांजेक्शन की है तो एक तो आपका आईटीआर फॉर्म ही चेंज हो जाएगा, आप आईटीआर 1 या 2 फाइल नहीं करेंगे, आपको सीधा आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। ये भी लोग गलती करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन इतना रहता है उनको कि वो समझते हैं कि शेयर मार्केट में काम करने का मतलब है कि हम खाली शेयर्स में काम कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया, बाकी बातें खत्म। ऐसा नहीं है जी। आपको स्मार्ट टैक्स पेयर बनना है, आपको स्मार्ट टैक्स प्लानर बनना है और आपको कानून का ध्यान रखना है। और अब क्योंकि बहुत सारे और सवाल आने लगे, हमने एक सवाल ले लिया था, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास समय नहीं है। अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कहाँ कहाँ पर टैक्स बचा सकते हैं जो सबके काम आए। तो रुचिका, मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए बोनस शेयर मिलता है तब तो खुशी बड़ी होती है, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी भी बनती है क्या? बिल्कुल बनती है। तो एक चीज बोनस शेयर्स के केस में ध्यान देने वाली है, जो आपका होल्डिंग पीरियड होता है, जो हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, जैसे हमने 12 महीने किया, 24 महीने किया, तो वो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया है आपको मेजर करने का, वो बोनस शेयर्स के केस में उस दिन से काउंट होता है जिस दिन आपको बोनस शेयर मिले हैं, उस दिन से नहीं होता जिसको आपको ओरिजिनल शेयर्स जब आपको मिले थे उस दिन से नहीं होता। एक चीज। दूसरी चीज, जब बोनस शेयर्स आपको मिलते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है, माने आपकी जो खरीदारी की, आपने कुछ पैसे नहीं दिए तो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो 0 है। बट जब आप बेचते हैं तो जितने का बेचेंगे वो सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि निल थी, तो जो आपका कैपिटल गेन पूरा का पूरा सेल प्राइस आ जाएगा, जिसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। अगेन लिस्टेड है, एसटीटी पेड है, शॉर्ट टर्म है 20%, लॉन्ग टर्म है तो 12.5%। अगर एसटीटी पेड नहीं है या फिर अनलिस्टेड है तो उस केस के अंदर शॉर्ट टर्म है तो आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्सेबल होंगे, और लॉन्ग टर्म है तो 12.5% टैक्सेबल होगा उस केस में। बिल्कुल, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि बोनस शेयर आपको मिल गया तो इस पर आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब सुनील जी, मुझे एक बात बताइए, शेयर या डिबेंचर अगर इनको हम दोबारा बेचते हैं और दोबारा फिर हम इनको खरीद लेते हैं तो उस पर क्या टैक्स में छूट मिल जाती है हमें? बिल्कुल नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। लोगों को ये गलतफहमी है कि री इन्वेस्ट कर देंगे शेयर्स का शेयर्स में, तो बिल्कुल नहीं मिलती है। हाँ, एक फायदा सरकार ने दिया है कि अगर आप शेयर्स बेचकर 54F में छूट ले सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस की, कि आपको कैपिटल गेन हुआ किसी एसेट से भी हो, चाहे शेयर से हो चाहे किसी और एसेट से हो, मकान से हो, तो आप उसको 54F में आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। नंबर 1, आपको पूरा कंसिडरेशन लगाना पड़ता है। नंबर 2, आपके पास एक से ज्यादा मकान नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ये कमर्शियल नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस में करना है। लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करके भी री इन्वेस्टमेंट का फायदा लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलता। और एक सबसे अच्छी बात कहो या थोड़ा सा टेक्निकल बात कहो, पिछली बार जो बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कैपिटल गेन के नियम को चेंज किया था, तो री इन्वेस्टमेंट के नियम भी बदल गए हैं।
पहले क्या होता था कि 54F में आपको कैपिटल गेन का पोर्शन लगाना पड़ता था। अब लोग क्या समझते हैं कि मैंने इंडेक्स किया, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इंडेक्स हो गया वो 3.5 करोड़ की हो गई, मैंने 4 करोड़ में बेची तो 50 लाख लगाना है। ऐसा नहीं है। अगर आपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, आपके ओरिजिनल प्राइस 1 करोड़ रुपए था, तो आपको री इन्वेस्ट अब 3 करोड़ करना होगा कैपिटल गेन, अगर 54 में बचाना है, और 4F में बचाना है तो 4 करोड़ रुपए करना पड़ेगा। तो इंडेक्सेशन का फायदा लिमिटेड पर्पज के लिए, केवल टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। बाकी 54F के लिए वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये हमने जो इस पर रिटर्न फाइल हुई है उसमें हमने बहुत सारी गलतियां प्रैक्टिकल लोगों को करते देखी है। अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो कभी भी टाइम है, 31 दिसंबर तक आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लीजिए, का लास्ट डेट है, ऐसी गलती को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक सवाल जो मुझे लगता है हर किसी के मन में होगा, क्योंकि 2025 इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उतना बहुत अच्छा साल नहीं रहा, तो रुचिका ऐसे में बड़े सारे लोगों को उनके पोर्टफोलियो में लॉस तो दिख रहा होगा। अब उस लॉस को वो कैसे 2026 में आगे कैरी फॉरवर्ड करें? मुझे लगता है स्मिता, जो 2025-26 है वो लॉस बुक करने का बहुत अच्छा मौका है। रीजन नहीं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लॉस जो है वो हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म का लॉस जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होता है। अच्छी बात 25-26 के अंदर ये रही है, हमारा एक रिपील एंड सेविंग क्लॉज है। रिपील एंड सेविंग क्लॉज के अंडर 25-26 में अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी लॉस है तो आप बुक कर लीजिए पूरा लॉस, ताकि आप 26-27 के जो भी प्रॉफिट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म होंगे चाहे वो लॉन्ग टर्म होंगे, दोनों से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है लॉस बुक करने का। आप बुक कीजिए अभी लॉस, और उसका बेनिफिट जो है आप 26-27 में उठा सकते हैं। जी हाँ, तो लॉस के लिहाज से भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और इससे अच्छी और क्या बातें हो सकती है जो आपको मोटिवेट करे इस साल के लिए 2025 की? ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आखिरी दहलीज पे खड़े हैं, और वहां पर हमने ये बात की कि आपको अगर इस साल लॉस भी हुआ है तो वो भी आप आगे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो तो हमारे दोनों एक्सपर्ट ने आपको समझाया ही। थैंक यू सो मच सुनील सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, एंड रुचिका जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे तरीके से LTCG और STCG का तमाम ज्ञान हमारे दर्शकों को देने के लिए, ताकि उनका 2026 टैक्स के लिहाज से तो कम स्मार्ट प्लानिंग वाला रहे। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।